हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टडी IQ IAS हिंदी पे। मैं ललिता दहिया। दोस्तों, आज की कक्षा में हम चर्चा करेंगे अंतरराष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे के ऊपर। ये टॉपिक काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके अंतरराष्ट्रीय संबंधों के दृष्टिकोण से, और साथ ही ये लगातार चर्चा में भी बना रहता है। ये अंतरराष्ट्रीय परिवहन जो गलियारा है, उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा यानी INSTC, ये भारत के दृष्टिकोण से कैसे महत्वपूर्ण है, इस विषय को भी आज हम अपनी इस संक्षिप्त परिचर्चा में समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि INSTC यानी अंतरराष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा एक बहु मॉडल परिवहन मार्ग है, यानी मल्टी मॉडल परिवहन मार्ग है, जो हिंद महासागर और फारस की खाड़ी को ईरान के माध्यम से कैस्पियन सागर से रूस में सेंट पीटर्सबर्ग के माध्यम से उत्तरी यूरोप तक जोड़ता है। अब यदि हम इसे मैप के माध्यम से देखेंगे तो ये सारी परिचर्चा आपको समझ में आएगी। यानी मुंबई को, भारत को ईरान के रास्ते, चाबहार के रास्ते, कैस्पियन सागर के रास्ते, आप देखोगे यहां अजरबैजान, अस्त्राखान, मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग तक जोड़ेगा, और आगे उत्तरी यूरोप तक यानी बाल्टिक सागर के जो देश है यहां तक भी भारत को जोड़ने का प्रयास करेगा। और जो हम इस रास्ते से व्यापार करते थे, इस रास्ते से व्यापार ना करके इस रास्ते से व्यापार करने को आसान बनाएगा। ध्यान रखिएगा। यानी ये क्लियर हुआ कि इसका उद्देश्य क्या है। ये एक मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट है। मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट का मतलब क्या है कि बंदरगाहों के साथ साथ इस पूरे प्रोजेक्ट में सड़क मार्ग, रेल मार्ग इत्यादि भी शामिल है, जो पूरी की पूरी व्यवस्था को बेहतर बनाने का काम करेंगे। बात समझ में आ गई। अगला मुद्दा, यदि हम इस कॉरिडोर की बात करें तो इसका मुख्य उद्देश्य शुरू में भारत और रूस के बीच जो परिवहन लागत है और पारगमन समय है, इसको कम करना था। कॉरिडोर को पूरी तरीके से चालू हो जाने के बाद जो पारगमन लागत है वो लगभग आधी रह जाएगी, यानी समय भी कम रह जाएगा और जो लागत है वो भी कम हो जाएगी यदि ये प्रोजेक्ट बेहतर तरीके से पूरा होता है। तो यदि हम इस प्रोजेक्ट के विकास की बात करें तो पहली बार 2000 में इस प्रोजेक्ट की बात की गई थी, जिसका उद्देश्य था रूस के बाल्टिक सागर तट को, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, रूस के बाल्टिक सागर तट को कहां से जोड़ना, ईरान के रास्ते अरब सागर में भारत के पश्चिमी बंदरगाहों से जोड़ना, इसका सीधा सीधा उद्देश्य था। और उद्देश्य के पीछे का जो महत्वपूर्ण आयाम था कि भाई एक तो लागत कम आए और समय कम लगे, ये दो मुद्दे थे इस प्रोजेक्ट के साथ। सबसे पहले यदि हम बात करें रूस और भारत ईरान के मध्य यानी तीन देशों के मध्य 2002 में 7200 किलोमीटर लंबे अंतरराष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे को लेके प्रारंभिक साझेदारी पे हस्ताक्षर किए गए। धीरे धीरे इसमें काफी अन्य देश भी शामिल होने लगे जो इन पूरे रूट्स के मध्य में आते हैं। वर्तमान में लगभग 13 देशों ने इस समझौते पे हस्ताक्षर किए हैं, यानी 13 देश चाहते हैं कि ये समझौता कारगर हो, ये समझौता एक तरीके से बेहतर तरीके से आगे बढ़े, ताकि जो उद्देश्य है इस उद्देश्य का, व्यापार का, इन देशों को भी लाभ मिले। तो इन 13 देशों में, जिसमें भारत, रूस, ईरान, अजरबैजान, बेलारूस, बुल्गारिया, आर्मेनिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ओमान, ताजिकिस्तान, तुर्की, यूक्रेन जैसे देश शामिल हैं। तो ये एक बेहतर परियोजना है इस पूरे के पूरे रीजन के एकीकरण के लिए। यदि हम मार्ग की बात करें तो मार्ग ऑलरेडी हम देख चुके हैं। भारत में मुंबई से शुरू होकर ईरान में अब्बास और बंदर ए अंजलि तक जाता है, वहां बंदरगाहों का नाम है, वहां तक जाएगा, यानी यहां तक जाता है। फिर रूस में अस्त्राखान, मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग पहुंचने के लिए कैस्पियन सागर को पार करता है। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूं कि किस तरीके से बंदर अब्बास यहां से कैस्पियन सागर पार करते हुए यहां अजरबैजान, अस्त्राखान, मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग यानी बाल्टिक देशों के यहां तक ये सीमा जाती है, और सीधा फिर उत्तर यूरोप से भी ये जो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है मिल जाएगा। तो आप ये देखिए कि कितना इससे समय की भी बचत होगी, लागत की भी बचत होगी यदि ये प्रोजेक्ट पूरा होता है तो। ध्यान रखिएगा। अब यदि हम इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट की महत्व की बात करें, भारत के लिए क्या महत्व है इस पूरे प्रोजेक्ट का, तो सबसे पहला महत्व है वैकल्पिक मार्ग देता है ये प्रोजेक्ट हमें मध्य एशिया तक पहुंचने का। और मध्य एशिया अपने आप में हाइड्रोकार्बन से समृद्ध है,
सामरिक तौर पे महत्वपूर्ण है, और यदि भारत की यहां तक सीधी पहुंच होती है तो भारत को अलग अलग क्षेत्रों में काफी लाभ हो सकता है। वर्तमान संदर्भ की बात करें तो इस रीजन तक पहुंचने का एकमात्र माध्यम है पाकिस्तान, लेकिन पाकिस्तान भारत को इजाजत नहीं देता पाकिस्तान के अंदर से मध्य एशिया में पहुंच का, इसलिए ये जो अल्टरनेटिव मार्ग है यानी INSTC है, ये एक वैकल्पिक मार्ग देता है भारत को मध्य एशिया तक पहुंच का। तो ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है इस मामले में। दूसरा महत्व क्या है, हमें पता है कि पाकिस्तान और चाइना मिलके CPEC यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का निर्माण कर रहे हैं, जिसके तहत चाइना पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह का निर्माण कर रहा है और इस क्षेत्र में अपनी पहुंच को मजबूत बनाने की दिशा में काम कर रहा है। यदि भारत भी चाबहार के माध्यम से और इस पूरे रूट के माध्यम से चाइना की इस मंशा को काउंटर करने का काम कर सकता है, यानी भारत के लिए स्ट्रेटेजिक दृष्टिकोण से भी ये रूट काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिसमें चाबहार बंदरगाह की सबसे महत्वपूर्ण अवस्थिति है, क्योंकि चाबहार बंदरगाह के रास्ते ही हम इस रूट का जो संकल्पना है उसको पूरा कर पाएंगे। अगला मुद्दा है समय और माल ढुलाई में और लागत में कमी आएगी। यहां पे यदि हम डेटा की बात करें तो पारागमन समय में 40% की कमी आने का अनुमान है यदि ये प्रोजेक्ट पूरा होता है तो, यानी जो 45 से 60 दिनों में काम पूरा होता है वो 25 से 30 दिन रह जाएगा। और लागत में भी यानी माल ढुलाई लागत में भी 30% कमी आने का अंदेशा है यदि इस तरीके का ये जो प्रोजेक्ट है सक्सेसफुल होता है तो। अगला मुद्दा है चाबहार बंदरगाह। हमें पता है कि चाबहार बंदरगाह को लेकर दीर्घकालीन समझौता हो चुका है, चाबहार बंदरगाह का मैनेजमेंट भारत के पास आ चुका है, तो ऐसे में ये चाबहार बंदरगाह जो इस प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है, ये हमें अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंच और वहां आर्थिक व्यापार और अन्य मानवीय सहायता जैसे उद्देश्यों को पूरा करने का एक आधार प्रदान करेगा। तो ये अपने आप में भारत के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, अफगानिस्तान मध्य एशिया तक पहुंचने के लिए, चाइना को काउंटर करने के लिए इस पूरे के पूरे रीजन में, ध्यान रखिएगा। अगला महत्व यदि हम बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट है, स्वेज नहर के विकल्प के तौर पे ये काम करेगा। हमें पता होना चाहिए कि 2021 में स्वेज नहर के अवरुद्ध होने से वैश्विक व्यापार में लगभग 12% की हानि हुई थी, और इस 12% की हानि ही नहीं बल्कि प्रतिदिन 9 बिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य का जो व्यापार बाधित हुआ था जब ये स्वेज नहर का मार्ग अवरुद्ध हुआ था। तो ऐसी अवस्था में ये एक वैकल्पिक मार्ग प्रदान करेगा, यानी वैकल्पिक मल्टी मॉडल ट्रांजिट कॉरिडोर के तौर पे आशावादी दृष्टिकोण को और ज्यादा बढ़ा दिया है इस तरीके की अव्यवस्थाओं ने कि जब अन्य मार्ग अवरुद्ध हो तो इस मार्ग के जरिए व्यापार को बाधित होने से रोका जा सकता है। तो एक महत्वपूर्ण पड़ाव ये है। फिर अगला इंपॉर्टेंस भारत के लिए है कि भारत न केवल रशिया बल्कि बाल्टिक देशों तक भी भारत की आगे चल के पहुंच हो पाएगी, जिसमें बाल्टिक, नार्डिक और आर्कटिक क्षेत्रों तक शामिल करने की क्षमता है, और इन क्षेत्रों में भी हम पारागमन, मानवीय सहायता के साथ साथ जो समग्र आर्थिक विकास है उसको बढ़ा सकते हैं। तो ये सारा का सारा इंपॉर्टेंस है भारत के संदर्भ में। तो भारत के लिए ये प्रोजेक्ट काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है इन आयामों को लेके। अब यदि हम बात करें कि क्या क्या चुनौतियां हैं इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट की, तो सबसे पहली चुनौती है फंडिंग की। ध्यान रखिएगा, चाहे विश्व बैंक हो, चाहे एशियाई विकास बैंक हो, यूरोपीय निवेश बैंक हो, इस्लामिक बैंक हो, यहां से बड़े स्तर पर वित्तीय सहायता इस प्रोजेक्ट को नहीं मिली है, यानी फंडिंग की कमी है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट जो चुनौती है वो है ईरान पे अमेरिका के लगातार सैंक्शंस का लगना। और अमेरिका के द्वारा जब ईरान पे बड़े स्तर पे प्रतिबंध लगते हैं तो जो निजी कंपनियां ईरान में इंफ्रा के क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट करने का मन बना रही थी इस प्रोजेक्ट को लेके, उनका मोहभंग होता है ईरान में किसी भी प्रकार के इंफ्रा संबंधित प्रोजेक्ट्स को लगाने को लेके। तो ऐसे में सबसे बड़ा पड़ाव आया 2018 में संयुक्त व्यापक कार्य योजना से अमेरिका जब अलग हुआ, ईरान पे कठोर प्रतिबंध लगाए गए तो कई वैश्विक कंपनियां ईरान में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं से हट गई। तो ईरान के ऊपर सैंक्शंस का मुद्दा अपने आप में इस परियोजना के समक्ष सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है।
बात समझ में आ गई? तो अगली चुनौती है ये। यदि हम इस प्रोजेक्ट को आगे लेके जाने की बात करें तो वित्त पोषण का ध्यान रखना पड़ेगा, सभी देशों को सहयोगात्मक जो रवैया है वो अपनाना पड़ेगा, राजनीतिक इच्छा शक्ति और रणनीतिक योजना की आवश्यकता है, और सभी देशों को समग्र तौर पे साथ आके इस प्रोजेक्ट को लागू करने पे काम करना चाहिए, क्योंकि भारत का भी कहना है कि ये प्रोजेक्ट ना केवल भारत बल्कि संपूर्ण विश्व, विशेष तौर पे ये जो इस प्रोजेक्ट के हिस्से के तौर पे जो देश शामिल हैं, इन सभी देशों के लिए ये व्यापक तौर पे लाभदायक हो सकता है। और भविष्योन्मुखी दृष्टिकोण से भी देखें तो ये प्रोजेक्ट निश्चित तौर पे इस पूरे रूट के लिए मील का पत्थर साबित हो सकता है। यदि हम आर्थिक संबंधों की बात करें या हम अन्य ऊर्जा के क्षेत्र में बात करें, हम लागत की कमी की बात करें, हम वैकल्पिक मार्गों की बात करें, तो निश्चित तौर पे ये प्रोजेक्ट काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस पे आगे बढ़ने की तरफ सभी देशों को मिलकर काम करना चाहिए, और अमेरिका जैसे देशों को भी सैंक्शन लगाने से पहले कम से कम इस प्रोजेक्ट की उपलब्धियों, इस प्रोजेक्ट का जो महत्ता है उसको ध्यान में रखना चाहिए। आपका क्या विचार है इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट पे? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसके साथ ही दोस्तों, यदि आप 2025, 26 या 27 में यूपीएससी का अटेम्प्ट देना चाहते हैं तो हमारे P2I बैच से जुड़ सकते हैं। कक्षाएं प्रारंभ हो रही हैं 28 मई से। ये फाउंडेशन बैच है जिसमें पीटी, मेंस, इंटरव्यू तीनों स्तर की प्रिपरेशन आपसे कराई जाएगी। साथ ही इसमें आंसर राइटिंग, सी सेट, करंट अफेयर्स, एस्से सब कुछ इंक्लूड है, यानी कंप्लीट जीएस इंक्लूड है आपका। मात्र 27,999 में। कोड यूज करना है आपको एडमिशन लेने से पहले, LDLIVE, LD लाइव कोड के साथ ये बैच आपको मात्र 27,999 में मिल जाएगा। आप मुझे फॉलो कर सकते हो मेरे टेलीग्राम चैनल ललिता दहिया अकेडमी पे, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे। तो आशा करती हूँ ये परिचर्चा आपको अच्छी लगी होगी, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। मिलेंगे इसी तरीके की अगली परिचर्चा में। थैंक यू सो मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।